हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आरोह पाठ्य पुस्तक कक्षा 11 और 12 की सीरीज़ चलाई हुई है। तो कक्षा 11 की सीरीज़ में हम अगला पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित भारत माता। उससे पहले उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उनकी जो उपन्यास है उनका भारत की खोज, जिसे इंग्लिश में हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहते हैं, उससे कुछ पंक्तियाँ ली गई हैं। पहले उनको समझने की कोशिश करते हैं। सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन वह अपनी ही धरती पर पैदा होती है और उसकी जड़ें जन मन में समाई रहती हैं। ये उस चीज़ के बारे में कहा गया है, जैसे कोई भी जो कल्चर है वो चाहे उसे पूरे वर्ल्ड से एप्रिशिएशन मिले, वो पूरे वर्ल्ड से कुछ ना कुछ नया सीखे और उसे इम्प्रूव करे, लेकिन जो वास्तविक उसकी उपज होती है वो सिर्फ अपने ही देश में होती है और वो वहाँ के लोगों के ही मन में और जन समूह में समाई हुई होती है। तो इससे पहले हम सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उसके साथ साथ वो एक बहुत बड़े लेखक भी थे। तो पहले उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक जगह पर हुई। उनकी प्रमुख रचनाएं थी मेरी कहानी, जो कि उनकी आत्मकथा थी। दूसरी थी उनकी विश्व इतिहास की झलक। तीसरी हिंदुस्तान की कहानी। हिंदुस्तान की कहानी से ही ये पाठ लिया गया है, भारत माता। पिता के पत्र पुत्री के नाम, जो इनकी पुत्री थी इंदिरा गांधी, जिनका असली नाम प्रियदर्शनी था, उनके नाम पर इन्होंने जितने भी पत्र लिखे उनका एक संग्रह बनाया और वो बाद में उसे पब्लिश किया गया। हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया, ये सारे इनके अलग अलग लेख और इनकी जो रचनाएं थी वो थे। इसके अलावा ये आपको पता है एक बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ तो रहे ही हैं और उसके साथ साथ ये वकील भी थे। तो थोड़ा सा इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता वहाँ के बड़े वकील थे, जिनका नाम मोतीलाल नेहरू था। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो और कैम्ब्रिज में हुई। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। आगे चलकर सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा। जैसा कि आपने इसमें पढ़ा कि ये जो इनकी फैमिली थी वो ऑलरेडी डेवलप फैमिली थी। ऐसा नहीं था गरीब घर से थे, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पिता जो थे वो मोतीलाल नेहरू, वो वकील थे और इनकी स्टार्टिंग की जो एजुकेशन थी वो घर पर ही हुई है, पर उसके बाद की जो एजुकेशन है वो इन्होंने अपनी इंग्लैंड में हैरे और कैम्ब्रिज में जाकर की। वहीं से इन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई भी की थी और 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में ये अध्यक्ष रहे, जिसे कांग्रेस की जैसे स्थापना जिस दिन से हुई थी 1885 में, उसके बाद से ही हर साल ही कांग्रेस का एक एक अधिवेशन होता था, जिसमें वो पूरे साल क्या किया जाएगा उसका डिसीज़न या उसका प्लानर तैयार करते थे। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने और वहीं से इन्होंने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के नाम के रूप में प्रसिद्ध हुए। शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। आप लोगों ने अपनी हिस्ट्री में पढ़ा होगा पंचशील के सिद्धांत, जिसमें इन्होंने मुख्य रूप से सहिष्णुता वगैरह के बारे में बात की है, शांति और अहिंसा के बारे में
बात की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन जो है वो 14 नवंबर को होता है और उसी दिन हम चिल्ड्रंस डे या बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। ये जो पाठ दिया गया है ये हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है, जिसे बाद में इंग्लिश से हिंदी में हरिभाऊ उपाध्याय ने अनुवाद किया है जिसका। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। पाठ का नाम है भारत माता। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता था, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों व अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता, क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सियाने थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत थी। लेकिन किसानों से उनका नज़रिया महदूद था। मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, और बताता कि किस तरह देश का हर हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक है। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसा थे, और स्वराज्य का भी जिक्र करता जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फ़ायदे के लिए हो सकता था। ये उन्होंने जो आज़ादी के समय जो जगह जगह जाकर सभाएं की, जलसे किए, जुलूस निकाले, उसका एक जो दृश्य है वो बता रहे हैं कि जब मैं किसी जलसे में जाता हूँ, एक जलसे से दूसरे जलसे, और ऐसे जब मैं घूमता रहता हूँ पूरे भारत में, तो मैं भारत के लोगों को भारत के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। पर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, यानी कि शहर के जो लोग हैं, उन्हें मैं ये बताता हूँ कि भारत जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, और ये जो राजा भरत थे उनके नाम पर इस देश का नाम भारत रखा, क्योंकि वो लोग काफ़ी सयाने थे और उनकी जो खुराक थी, या हम कह सकते हैं उनकी जो लालसा थी, वो कुछ और थी, कुछ और जानने की थी। लेकिन जो किसान थे उनका जो नज़रिया था वो भारत देश के बारे में बहुत सीमित था। महदूद का मतलब होता है सीमित होना। तो मैं इस बड़े से देश के बारे में उनसे अवश्य चर्चा करता था कि इसकी आज़ादी के लिए हम लोग कैसे कोशिश कर रहे हैं, हम कैसे किसानों का जीवन सुधारना चाहते हैं, कैसे मज़दूरों का जीवन सुधारना चाहते हैं। इस सभी का जिक्र हम उनसे करते थे। इन सभी जलसों में मैंने ये पाया कि चाहे पूरब से पश्चिम हो, उत्तर से दक्षिण हो, जो किसानों की स्थिति है वो यकसा है, यानी कि एक जैसी है। उनके सामने स्वराज का जिक्र करना काफ़ी अच्छा रहता था, ताकि उन्हें वास्तविक अर्थ समझ में आ सके कि स्वराज या आज़ादी का क्या वास्तविक अर्थ है। मैं उत्तर पश्चिम में खैरब के दर्रे से लेकर धुन में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते, क्योंकि उनकी तकलीफ़ें एक सी थीं, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, ज़मींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म और ये सभी बातें गुथी हुई थीं इस ठड्डे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा है, और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना है। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें, और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिनके हम एक जुज़ हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिम एशिया में होने वाले कशमकशों का जिक्र भी ले आता। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का भी हाल बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसे तरक्की की है। यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने
हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं, या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थीं। सन 30 के बाद तो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। इसमें नेहरू जी कहना चाहते हैं कि वो जो भी उन्होंने यात्राएं की, चाहे उत्तर पश्चिम में खैरब दर्रे और दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पर जो किसानों का हाल था वो लगभग एक जैसा ही था। मैं लोगों को बताने की कोशिश करता था कि वहाँ के किसानों ने भी ऐसे ही प्रश्न पूछे, यहाँ के किसानों ने भी ऐसे ही प्रश्न पूछे, यानी कि जो उनकी तकलीफ़ें थीं, गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपति मतलब जो उन्हें पैसे कर्ज पर देते थे, ज़मींदार जो लगान वसूल करते थे, इन सभी के जो जुल्म थे वो सभी पर बंधे हुए थे। और जो ठट्ठे मतलब होता है एक तरीके का बोझ, जो अंग्रेज़ी सरकार ने हमारे ऊपर बोझ लाद रखा था, उससे वो सभी छुटकारा पाना चाहते थे, चाहे वो कर का बोझ हो, चाहे वो आपका कर्ज का बोझ हो, उन सभी से वो छुटकारा पाना चाहते हैं, जितने भी हमारे किसान वर्ग हैं। उसके साथ साथ मैंने उन्हें पूरे भारत के बारे में भी सोचने के लिए एक तरीके के उपाय, या हम कह सकते हैं एक तरीके का विषय दिया कि वो पूरे भारत के बारे में सोचें, सिर्फ अपने ही या अपने ही इलाके के बारे में ना सोचें। और भारत के साथ साथ उन्हें पूरी दुनिया के बारे में भी सोचना है, क्योंकि उसी दुनिया के हम हिस्से हैं। मैं अपनी बातचीत में उनसे चीन, स्पेन, अबिसीनिया, इन सभी देशों के बारे में, मिस्र वगैरह के बारे में बातचीत ज़रूर करता था कि यहाँ पर किस तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं, किस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं। इन सभी का जिक्र मेरा उन बातचीतों में होता ही रहता था। फिर मैं ये भी बताता था कि सोवियत संघ और अमेरिका किस तरीके से तरक्की कर रहे हैं, सोवियत संघ में किस तरीके से बदलाव किए जा रहे हैं, अभी के बारे में, यानी कि मैं उन्हें जो अच्छी चीज़ें हैं और जो हमें अच्छी चीज़ें करनी हैं उन सभी से अवगत कराने की कोशिश करता था। और वो लोग काफ़ी हद तक समझ भी जाते थे। जैसा मैंने सोचा था कि उन्हें समझा पाना बहुत कठिन होगा, पर उतना कठिन नहीं था, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने बहुत लंबी लंबी यात्राएं की होती थी, भारत के बड़े बड़े तीर्थ किए होते हैं, बड़ी बड़ी जो हमारे ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ हैं, वो पढ़े हुए होते थे। और उसके अलावा हमें बहुत सारे सैनिक मिल जाते थे, जो हो सकता है प्रथम विश्व युद्ध में लड़े हों, या उससे पहले जो भी कोई लड़ाई या धावा हुआ बोला गया हो उसमें लड़े हों। और जब आर्थिक मंदी की बात आती है, यानी कि पैसे की तंगी की बात आती है, नौकरियों की बात आती है, तो उन्होंने जो सन 30 था, यानी कि 1930 में जो आपकी आर्थिक मंदी आई है उसके बारे में देखा था, तो उन्हें समझ में आसानी से आ जाता था। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जो ज़ोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है, यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कौतूहल और ताज्जुब होता, और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। कौन सी धरती? खास उसके गांव की धरती, या ज़िले की, या सूबे की, या सारे हिंदुस्तान की धरती से उसका मतलब है? इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, जहाँ तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज़ हैं। अजीज़ का मतलब प्रिय हैं। लेकिन आखिरकार किन की गिनती है? वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग, जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं, और भारत माता की जय से मतलब इन लोगों की जय का है। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो,
इस तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती। इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। जब भी नेहरू जी किसी जलसे में जाते थे, किसी समारोह में जाते थे, तो लोग उनका स्वागत भारत माता की जय करके करते थे। क्योंकि लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, उतना उनका जो मस्तिष्क था वो उतना दूर तक का नहीं सोच सकता था, यानी कि वो दूरगामी सोच वाले नहीं थे। तो जैसे ही लोग भारत माता की जय करते थे तो नेहरू जी उनसे पूछ बैठते थे कि ये कौन सी भारत माता है जिसकी आप जय चाहते हैं, इस नारे का क्या मतलब है तुम्हारे लिए। तो सभी उनकी तरफ बहुत अचरज से, कौतूहल मतलब बहुत एक्साइटेड होकर देखने लगते थे, पर किसी को जवाब नहीं आता था। तब कोई जो हट्टा कट्टा जाट था उसने जवाब दिया, हमारा मतलब धरती से है। फिर जो नेहरू जी हैं वो पूछने लगते हैं, धरती का मतलब सिर्फ तुम्हारे गांव की धरती, तुम्हारे ज़िले की धरती, या पूरे देश की धरती। तो सवालों और जवाबों का सिलसिला इस तरीके से होता था कि लोग हैरान हो जाते थे, उनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं होता था। तो वो नेहरू जी को ही फिर कहते थे कि आप ही इसका जवाब दो। तब नेहरू जी उन्हें बताते थे कि भारत माता का मतलब हम सब से है। जो हमारे धरती है, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जगह, ये सब भारत माता है जो कि तुम समझते हो। उसके साथ साथ जो भारत के लोग हैं, सभी लोग, चाहे मैं हूँ, तुम हो, या इस देश में जितने भी लोग रहते हैं, वो सब भारत माता का रूप है, वो भारत माता है। तो हमें जो है वो इन्हीं की जय करानी है, इन्हीं विजय प्राप्त करानी है। और इन्हें प्राप्त कराने के लिए हम सभी को एकरत होकर, एक साथ जुड़कर जो कार्य कर रहे हैं वो करना है। ये सब सुनने के बाद लोग इस तरीके से महसूस करते कि उन्होंने कुछ ऐसा बड़ी खोज कर ली है जो शायद किसी ने पहले नहीं की थी। वो इस जानकारी को पाकर एक तरीके से अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते थे, बहुत खुश महसूस करते थे। यानी कि जो पुराने समय में लोग थे, हम आज भी देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों का मतलब सिर्फ खाने और कमाने से होता है। तो आज से इतने साल पुराने, 60 70 80 साल पुरानी जो बात है, उसमें तो लोगों को वैसे भी सिर्फ अपने आप से ही मतलब हो सकता था, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि अंग्रेज़ों से टक्कर ले सकें। और बाकी उनका जो पारस्परिक संबंध था वो बहुत अच्छा था, लेकिन इस तरीके से वो शिक्षित नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे कि वो अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सके। तो वो अपने आप में ही खुश रहते थे। जब उनमें वो चेतना, वो देशभक्ति भरी जाती थी, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, उनके द्वारा, या जो नरमपंथी दल के लोग थे, तब उनमें वो जो चेतना थी, जागृति थी, वो आ जाती थी। और तब वो अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते थे। तो उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये पाठ समझ आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और आपके सिलेबस के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।